हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि यूज्ड की जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये टर्मिनोलॉजी लाइक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, void agreement, contract, voidable contract, void contract, plaintiff, defendant, इनको हम लोग काफी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it is important to understand the fundamental terms that are repeatedly used in the act. ठीक है, these fundamental terms have been defined in section 2 of the act. जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक्ट जितने भी हैं उनका जो सेक्शन 2 होता है उसी में ही आपको डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन होती हैं ये आपका बेस होती हैं एक्ट का। और अब इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो फंडामेंटल डेफिनेशंस है उनको पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज प्रपोजल। ओके, हम सबसे पहले प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। ओके, और ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2A। ओके, सेक्शन 2 सब सेक्शन A में डिफाइन है प्रपोजल। इसमें क्या कहा गया है, पहले मैं आपको इसकी बताती हूँ डेफिनेशन, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। ठीक है, देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. देखो, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, यहाँ पे देखो टू डू का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे है कुछ करना। ओके, और जो मैंने यहाँ पे बोला टू एब्सटेन, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब कुछ ना करना। जरूरी नहीं है कि कुछ करने के लिए ही हो, कुछ ना करने के लिए भी होता है। ओके, तो ये होगा हमारा जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन के सामने एक ऑफर रख रहा है कुछ करने या ना करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि वो प्रपोजल कर रहा है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, if A says to B that he wants to buy his scooter for rupees 5,000, it would be said that A has made a proposal to B. सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर A ने B को बोला है कि वो 5,000 में उसका जो है स्कूटर परचेज करना चाहता है, तो ए ने यहाँ बी के सामने क्या रखा है? प्रपोजल। ये तो हो गया हमारा टू डू के लिए, कुछ करने के लिए। ठीक है, मैं साथ ही साथ आपको कुछ ना करने का भी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से क्लैरिटी हो जाए चीजों की। देखिए, जैसे सपोज ए है, ए ने बी को बोला कि अगर तुम मेरा सिलेक्शन एज अ मैनेजर, अगर इसको जो तुम अपोज नहीं करोगे यानी कि एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, अगर आप इसको अपोज नहीं करोगे तो मैं आपको अपना डेप्टी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज कुछ ना करने के लिए हुई। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। ओके, अब आप ये देखिए, जैसे हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया उसमें हमने क्या बोला था कि ए जो है उसने प्रपोजल रखा बी के आगे कि वो उसका स्कूटर परचेज करना चाहता है। तो एक बार पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 पार्ट बी, यानी कि 2 सबसेक्शन बी, इसके अकॉर्डिंग of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted become a promise. यानी कि जब आप ये देखिए, जो ऑफर था या जो प्रपोजल था उसमें जब उसका असेंट मिल जाता है तो वो एक्सेप्टेंस बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेड हो गया, और जब ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो इसका जो है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ इन रिस्पॉन्स टू ए प्रपोजल बी सेज यस आई एम प्रिपेयर टू सेल माई स्कूटर फॉर रुपीज 5,000, इट वुड मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ एज प्रपोजल बाय बी। यानी कि यहाँ पे जो है ए ने जो प्रपोजल रखा था कि मैं आपका स्कूटर परचेज करना चाहता हूँ फॉर रुपीज 5,000, और यस अगर बी इस चीज को बोल देता है, हाँ यस आई एम प्रिपेयर टू सेल माई स्कूटर फॉर रुपीज 5,000, इट वुड मीन दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ एज प्रपोजल बाय द बी। ओके,
नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। देखिए प्रोमिसर एंड प्रोमिसी में क्या है, ये किस पे डिफाइन है, सेक्शन 2C। ओके, सेक्शन 2 सब सेक्शन C में डिफाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला हुआ है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जैसे अभी हमने जो देखा कि ए ने बी को बोला कि मैं आपका स्कूटर परचेज करना चाहता हूं, तो जो ए है यहाँ पे उसने ऑफर रखा है, तो ए जो है यहाँ पे प्रोमिसर होगा और जो बी है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रोमिसी होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिमेंट जो है डेफिनेशन कंसीडरेशन। ओके, कंसीडरेशन का क्या डेफिनेशन दिया गया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है, जैसे हमारे एग्जांपल में ए है, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration of the promise। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी बात करें कि जो प्रपोजल रखा गया है, जो प्रोमिसर ने रखा है, अगर सामने वाला पर्सन उस चीज को करने के लिए क्या करता है, वो चीज कर देता है, ठीक है, क्या है, वो चीज कर देता है, तो उसको हम कंसीडरेशन बोलेंगे। अब इसमें आप एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए, इफ ए बाइज बी स्कूटर फॉर ₹5,000 फॉर हिम द कंसिडरेशन फॉर द अमाउंट इज स्कूटर, whereas for B the consideration for the scooter is the amount of ₹5,000। अब इस चीज को आप समझिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो मिल रहा है ए को, जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने देखा ए जो है बी का स्कूटर परचेज कर रहा है, कितने में कर रहा है, 5,000 में कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए को मिल क्या रहा है, अमाउंट के बदले स्कूटर, तो ए के लिए अमाउंट क्या हो गया, स्कूटर, सॉरी कंसिडरेशन क्या हो गया, स्कूटर हो गया। और बी के लिए, बी को स्कूटर के बदले क्या मिल रहा है, 5,000, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 5,000। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट जो है आपका सेक्शन 2 पार्ट ई में डिफाइन है। ये क्या बोलते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रॉमिस जो आपस में कंसिडरेशन बना रहे हैं उनको मिला के, जैसे ए और बी की तरफ से जो था उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू बी फॉर ₹75,000, सॉरी यहाँ पे ये रुपीज है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ₹5,000 की हम बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो ₹5,000 एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए द सेड अमाउंट, यानी कि ₹5,000। सो बोथ प्रोमिसेस टुगेदर, जब इनको मिला देंगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए अगर हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो वो डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 2G में। ओके, इसमें वॉइड एग्रीमेंट है ऐसा एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये टर्म बहुत आएगी, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब जिसमें आप लॉ की हेल्प नहीं ले सकते। अब आप सिंपल से देखिए इसका एक एग्जांपल, एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट एन इलीगल एक्ट। देखो आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो किसी का मर्डर करने का, अब आप मर्डर करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये इलीगल है, तो ये नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो ये वॉइड है शुरू से ही। जो आप ध्यान रखना, वॉइड एग्रीमेंट जो है वो शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन ड्रग डीलर्स एंड बायर्स इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 पार्ट H में डिफाइन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि हम वैसे टर्मिनोलॉजी जो है दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो
जो एक एग्रीमेंट होता है, ये चीज आपने आपने ये बेस रहेगा। एग्रीमेंट हमारा सोशल भी हो सकता है, एग्रीमेंट हमारा मोरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट हमारा रिलीजियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एग्रीमेंट है ना, उसका स्कोप काफी वाइड होता है, एग्रीमेंट का स्कोप काफी वाइड होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लीगल इम्प्लीकेशंस हो, जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। अब एग्रीमेंट जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया फॉर डिनर, ठीक है, तो ये सोशल एग्रीमेंट हो गया। अब क्या है कि इसमें अगर वो पर्सन सामने वाला नहीं आता है तो मैं कोर्ट केस नहीं कर सकती। बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो अगर ये चीज ध्यान रखना, एग्रीमेंट का जो स्कोप है ना वो बहुत वाइड होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन करेंगे दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल, वॉइडेबल में ध्यान रखना, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटो बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये सेक्शन 2I में बताया गया है। वॉइडेबल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि एक पार्टी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है बट दूसरी नहीं। अब जो एक पार्टी तोड़ सकती है वो क्यों तोड़ सकती है, इसका रीजन मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, अहमद वांट्स टू बाय अ यंग हेल्दी हॉर्स फ्रॉम बाबू। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, उसने बोला कि उसको एक यंग और हेल्दी हॉर्स चाहिए। हु इज अ हॉर्स ट्रेडर, बाबू जो है एक हॉर्स ट्रेडर है, तो अहमद उससे एक हॉर्स परचेज करना चाहता है और वो हॉर्स ऐसा चाहता है जो यंग और हेल्दी हो। जबकि बाबू सेल्स एन ओल्ड सिक हॉर्स टू अहमद सेइंग दैट द एनिमल इज यंग एंड हेल्दी। देखो अब यहाँ पे उसने उसके साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला। बाबू उसको सेल कर देता है मतलब ओल्ड एज का, और वो भी सिक मतलब बीमार हॉर्स, जबकि वो उसको अहमद को बोलता है कि ये यंग और हेल्दी है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ केस ऑफ वन पार्टी, बाबू यानी कि जो बाबू है चीट कर रहा है अदर पार्टी अहमद को। अहमद यहाँ पे एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड मतलब जिसपे आप कह सकते हो कि जिसके साथ गलत हुआ है। अहमद यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी है एंड हैज द राइट टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अहमद की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है या फिर दूसरी पार्टी को बोल सकता है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करो। ठीक है, ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अभी हमने पहले किया है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जो वॉइड एग्रीमेंट था और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वॉइड एग्रीमेंट ध्यान रखना, जो अगर हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करेंगे तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता है। जबकि अगर मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो वो स्टार्टिंग से तो वैलिड हो सकता है बट बाद में वो हो सकता है कि वॉइड हो जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट डिफाइंस it as a contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable। यानी कि जब सीजेस मतलब एक टाइप का रुक जाता है, जब आप इसमें लॉ की हेल्प नहीं ले पाओगे तब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये आपको एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है कि जो प्रताप है इज अ स्कल्प्टर, जो मूर्तिकार होते हैं ना वो। ठीक है, एंड हैज बीन कमीशन टू मेक अ स्टैच्यू फॉर बाबू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000। अब प्रताप ने बोला है कि वो उसके लिए बाबू के लिए स्टैच्यू बनाएगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका कि 10,000 के लिए। लेकिन आफ्टर सम डेज प्रताप मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड लॉसेस बोथ हिज हैंड्स। अब प्रताप को एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके दोनों हैंड्स कट जाते हैं या वो चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसका जो आर्ट है, जो क्योंकि वो हैंड्स से ही मूर्तियां बनाता था, आर्ट तो उसका डेड हो चुका है विदाउट हिज हैंड्स which are amputated। ठीक है, and it is not possible for him to fulfill his contract। तो अब उसके लिए देखो पहले वैलिड था, जब उसके हाथ थे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट अब वो जब वो बना ही नहीं सकता अपने हाथों के बिना, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विद द लॉस ऑफ प्रताप हैंड्स। बाद में जैसे ही प्रताप के हैंड्स का एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपने हैंड को लॉस कर देता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ओके,
अब हम पढ़ेंगे प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बारे में। ये जो दो टर्म्स है इंटर रिलेटेड हैं। ए पर्सन हु फाइल्स अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द प्लांटिफ। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए के साथ कुछ भी गलत हुआ है, बी ने ठीक है कुछ गलत किया है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ए केस फाइल करना चाहता है, तो ए यहाँ पे प्लांटिफ है। ए क्या है यहाँ पे? प्लांटिफ। अब डिफेंडेंट पढ़िए, द पर्सन अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन फाइल्ड इन कोर्ट एंड हु हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द डिफेंडेंट। तो जिसके अगेंस्ट किया जाता है केस फाइल वो होता है डिफेंडेंट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बिजनेस लॉ की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।